तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर हॉल में मौजूद सभी लोग चोंगशिंग की एंट्री से ही हैरान थे। इनफैक्ट हॉल में मौजूद हर एक बंदा चोंगशिंग के बारे में ही बात करने लगा। वो कह रहे थे कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने जू युरोंग की एंगेजमेंट को ऑब्जेक्ट किया है। आखिर इस बंदे को शादी पर ऐतराज जताने का अधिकार किसने दिया? जरूर से ये यहाँ पर मरने आया है। और उतने में डिवाइन जनरल शीजी अनजान बनने का नाटक करते हुए कहने लगा कि आखिर ये कमीना है कौन, इसने पैलेस में आकर इस ऑस्पिशियस सेरेमनी को डिस्टर्ब करने की जरूरत कैसे दिखाई। सिपाहियों जल्दी से इस कचरे को उठाकर बाहर फेंक दो। ये बंदा मुझे यहाँ पर एक सेकंड भी और नहीं दिखना चाहिए। मगर उतने में ही टांग 36 और लियो हेंग वहाँ पर पहुँच गए। जो देख शीजी गुस्से में कहने लगा कि मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो और तुम कहाँ से बिलोंग करते, मगर आज मैं तुम तीनों गद्दारों को यहीं पर मिटा दूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस में हिम्मत है मुझे रोकने की। और उतने में मास्टर मिलिशा शीजी से पूछने लगे कि क्या तुमने इस बच्चे को गद्दार बोला? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये कोई गद्दार नहीं बल्कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी का मास्टर है। भले ही उस सेरेमनी में लेट आया लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे गद्दार समझ लो। साथ ही साथ मास्टर मिलिशा ने शीजी की सोड को फूलों की पेटल्स में बदल दिया। वो बिल्कुल भी उसे चोंगशिंग पर अटैक करने नहीं देंगे। उतने में प्रिंस मास्टर मिलिशा से कहने लगा कि ये बंदा तो एंगेजमेंट के खिलाफ है मगर फिर भी आप इसका साथ दे रहे। तो मास्टर मिलिशा जवाब देते हुए बताने लगे कि सेरेमनी के रूल्स के अकॉर्डिंग इस शादी को कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है और यही सेम अधिकार इस बच्चे के भी पास था, तो उसने यहाँ आकर कोई हंगामा खड़ा नहीं किया। वेल मास्टर मिलिशा को चोंगशिंग का साथ देता हुआ देखकर मोयुन चुपचाप से अपनी जगह पर बैठ गई और उतने में चोंगशिंग प्रिंस टियानहाई को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैंने हॉल के बाहर आपके तीसरे सवाल को सुना था। आपने पूछा था कि जिसे भी क्यूशान जुन और जू युरोंग की शादी से ऐतराज है वो यहाँ पर बता सकता है, और जहाँ तक मुझे पता था ये शादी बस पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए की जा रही और मुझे नहीं लगता कि ये बात मिस जू युरोंग को पसंद आएगी और इसी वजह से मैं इस एंगेजमेंट के खिलाफ हूँ। जो सुनते साथ ही लीशान सोड सेक्ट का ग्रैंड मास्टर काफी ज्यादा भड़क गया और गुस्से में चोंगशिंग से पूछने लगा कि आखिर तुझे खिलाफ होने का अधिकार दिया किसने? ये तो हमारे लीशान सोड सेक्ट और डिवाइन जनरल की फैमिली का मसला है, तेरा भला इससे क्या कनेक्शन, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। तो फाइनली चोंगशिंग ने अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया। वो कह रहा था कि मैं मिस जू युरोंग के साथ बचपन से ही इंगेज हूँ। अभी सुनते साथ ही सभी लोग हैरान हो गए। तभी चोंगशिंग कहता है कि जू युरोंग मेरी फियांसे है, तो जाहिर सी बात है कि वो किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। हालांकि लीशान सोड सेक्ट के मास्टर को अभी भी चोंगशिंग की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि तुम तो बकवास कर रहे, अगर तुम्हारी एंगेजमेंट वाकई में हो जाती तो सबको पता रहता। तुमने बेवजह तमाशा खड़ा करके हम सबको जलील किया है। और उतने में मेहमानों में मौजूद एक बंदी चोंगशिंग से सवाल पूछती है कि अगर तुम जू युरोंग के फियांसे हो तो बताओ फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो चोंगशिंग ने सबूत के तौर पर अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सबके सामने शो कर दिया। प्रिंस टियानहाई तो ये सब देख कर ही हैरान था। वो कहने लगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर तो हमारे ग्रैंड होली फादर का सील लगा है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से जेन्युइन है। अभी सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। साथ ही साथ अब वहाँ मौजूद लोग शीजी पर भी सवाल उठाने लगे कि आखिर इस बंदे ने अपनी बेटी की एंगेजमेंट को छुपा के क्यों रखा होगा। तो लियो हिंग आग में घी डालते हुए कहने लगी कि डिवाइन जनरल ने लीशान सोड सेक्ट को फंसाया है। ये तो बस एक अच्छी कीमत पर अपनी बेटी का सौदा करना चाहता है ताकि इसे पॉलिटिकल फायदा मिल सके। साथ ही साथ टांग 36 तालियां बजाते हुए कहने लगा कि वाह, मानना पड़ेगा हमारे डिवाइन जनरल तो वॉर के साथ साथ बिजनेस में भी काफी माहिर है। और उतने में लीशान सोड सेक्ट का सीनियर डिसाइपल हंशी भी इस मसले में शामिल हो गया। वो सबको बता रहा था कि शादी दो परिवारों के बीच में का कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा तो ये बंदा लेके आ गया मगर दूसरे हिस्से के बिना तो इसके क्लेम को अप्रूव नहीं किया जा सकता। जू युरोंग तो शादी उसी से करेगी जहाँ पर उसकी मर्जी हो। और उतने में लीशान सोड सेक्ट का दूसरा डिसाइपल फीबाई सबको बताने लगा कि जू युरोंग और हमारी सीनियर क्यूशान तो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन दोनों के दरमियान एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड है जिसे कोई भी ब्रेक नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो चोंगशिंग पर अपनी सोड रेज करते हुए कहने लगा कि भले ही तेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट असली है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जू युरोंग अपने दिल पर पत्थर रख के तेरे साथ शादी कर ले। वहीं पर हंशी चोंगशिंग से कहने लगा कि अगर तुम जू युरोंग से वाकई मोहब्बत करते हो तो तुमने उसकी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके फैसले को इज्जत देकर यहाँ से वापस चले जाओ। मगर उतने में एक व्हाइट क्रेन वहाँ पर पहुँच गया। अब इसे देखते साथ ही सभी लोग हैरान थे क्योंकि ये जू युरोंग का स्पिरिचुअल बर्ड है। फीबाई कह रहा था कि देखो जू युरोंग ने खुद अपने परिंदे को यहाँ भेज कर क्यूशान से शादी करने के लिए हाँ बोला है, मगर वो परिंदा उसके पास ना जाकर सीधे चोंगशिंग के पास पहुँच गया। वो चोंगशिंग के सामने काफी ज्यादा प्यार दिखाने लगा और वहीं पर चोंगशिंग भी उसे अपना अफेक्शन शो करता है। वो उससे कह रहा था मेरे दोस्त, एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है,
है, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। और उतने में ही वो परिंदा एक फ्लावर को रिलीज कर देता है जो कि हजारों लाखों खूबसूरत पेटल्स में बदल गया था। और फिर उन्हीं पंखुड़ियों में से जू यूरोंग की एंट्री हो गई। चोंगशिंग तो बस अपनी फियांसी को देखे जा रहा था, मगर जू यूरोंग ने उसके सामने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया था। जिसके बाद वो हॉल में मौजूद सभी मेहमानों से कहने लगी कि यहाँ आने के लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मगर असल बात तो ये है कि मुझे इस प्रपोजल के बारे में कोई आइडिया नहीं थी और इसी वजह से मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती। साथ ही वो अपने पेरेंट्स से बताती है कि मैं सीनियर क्यूशान की रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर मैं उनके साथ शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर वो अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए कहने लगी कि मेरा तो ऑलरेडी फियांसे है और उसका नाम है चोंगशिंग। चोंगशिंग के अलावा तो मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगी। और गाइस वाकई एक मैजिकल मोमेंट था। यहाँ पर चोंगशिंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कोई हकीकत है या फिर सपना। उसके दिल में खुशी की मानो एक लहर सी उठ गई। उसे अचानक से बचपन के वो सारे पल याद आने लगे जहाँ पर वो जू यूरोंग के लेटर्स पढ़कर खुश हुआ करता। उसे तो जू यूरोंग के साथ साथ उसके क्रेन परिंदे से भी प्यार हो गया था। और अब इस पूरे महफिल में सबके सामने अपने प्यार का इजहार करने के बाद जू यूरोंग वहाँ से चली गई। अगर बंदी हो तो वो ईमानदार हो, वरना वो किसी काम की नहीं। यहाँ पर जू यूरोंग ने दिखा दिया कि वो चोंगशिंग के साथ पूरे दिल से लॉयल थी। इतना ही नहीं, वो तो चोंगशिंग के लिए एक फ्लावर भी छोड़ कर गई थी। वेल ये सारा नजारा देखने के बाद बहुत ही कम लोगों को खुशी हुई, बाकी सबके दिल टूट गए थे। लियो हिंग काफी ज्यादा खुश होते हुए बताने लगी कि जू यूरोंग ने साबित कर दिया कि वो मेरे मास्टर से बेइंतहा प्यार करती है। इतना ही नहीं, टांग 36 तो फेई बाई को चिढ़ाने चला गया। वो कह रहा था मेरी दोस्त थोड़ी देर पहले तुमने किसी बचपन के प्यार और एक अनब्रेकेबल बॉन्ड का जिक्र किया था। हाँ तुम्हारी बातें सच तो थी, मगर जू यूरोंग क्यूशान को नहीं बल्कि मेरे दोस्त चोंगशिंग को पसंद करती है। और उतने में ही लीशान सोर्डसेक का मास्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि जू यूरोंग एक हेवनली फिनिक्स सेंटेस है और मेरा डिसाइपल क्यूशान एक ट्रू ड्रैगन का इनकारनेशन है, तो इनकी जोड़ी हेवन में ही बनाई गई थी। इतना ही नहीं, डीमन रेस को कंट्रोल करने के लिए नॉर्थ एंड साउथ अलायंस का फॉर्म होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर इस बंदे के लिए तो उसकी मोहब्बत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये दुनिया। वहीं पर सभी लोग चोंगशिंग को ताने मार रहे थे, मगर वो किसी के मुंह नहीं लगता। वो तो बस खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रहा था। लोग कह रहे थे कि ये बंदा तो एक लूजर है, ये भला हमारी सेंटेंस के लायक कैसे बन गया। अब चोंगशिंग तो उल्टा जवाब देने से रहा, इसलिए लियो हिंग उन लोगों पर चिल्लाने लगी। वो कहती है कि मैं अपने मास्टर के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती। तभी चोंगशिंग उसे समझाता है कि लियो हिंग इनके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं, मगर तभी टांग 36 कहता है ना ना ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। देख भाई, तू चाहे और कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन मैं इंसल्ट को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। कोई अगर हमारे साथ बदतमीजी करे तो हमने भी उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिस पर चोंगशिंग कह रहा था हाँ बात तो ठीक है, लेकिन मुझे किसी के मुंह लगना नहीं आता। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि किसी के साथ बदतमीजी कैसे किया जाए, मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। जिस पर टांग 36 कहने लगा कि कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं तुझे ये गजब का हुनर सिखा दूंगा। और फिर टांग 36 ने लीशान सोर्डसेक के मास्टर को गालियां बकना शुरू कर दी। वो कह रहा था तू एक नंबर का सड़ा हुआ बंदा है, तेरे पास ना कैरेक्टर है और ना ही दिल है। तो इतना बड़ा बेवकूफ है कि तूने होली फादर के सील किए हुए कॉन्ट्रैक्ट की भी इज्जत नहीं की। क्या तुझे ऐसा वाकई लगा था कि तू हमारे ग्रैंड जाओ कॉन्टिनेंट की बेइज्जती कर पाएगा? अबे साले, तो डीमन रेस को खत्म करने की बातें कर रहा था, मगर तेरी शाओसोंग फैमिली ने आज तक कभी बैटलफील्ड पर पांव नहीं रखा। मगर जैसे ही प्रॉफिट की बात आई तो मुंह उठाकर यहाँ चला आया। तेरे जैसा घटिया कुत्ता और मौका परस्त इंसान मैंने आज तक नहीं देखा था। जो सुनकर लीशान का मास्टर कह रहा था साले लौंडे, तो टांग 36 कहता है साले बुड्ढे कहीं के। ये सब सुनकर तो उस मास्टर की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो इस टांग 36 का मुंह बंद कैसे करेगा। टांग 36 उससे कह रहा था कि तू एक जलील किस्म का बेहुदा इंसान है, जिसे तो ह्यूमैनिटी से कोई लेना देना नहीं। तो एक अपमान है जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेचारे ये सारे ताने सुनने के बाद तो उस मास्टर को खुद का भी होश नहीं रहा। वेल इस मास्टर को आज तक किसी ने इतना जलील नहीं किया था जितना कि टांग 36 ने 2 मिनट में कर दिखाया। लियो हिंग तो उसकी गालियां सुनते साथ ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वहीं पर चोंगशिंग को भी समझ आ गया कि ना, ये बदतमीजी वाला टैलेंट तो कभी
कोई भी नहीं सीख सकता। और उतने में लीशान सोर्ड सेक के मास्टर ने इन तीनों पर हमला करने के लिए अपने हेवी सोर्ड को फॉर्म कर लिया। वो कह रहा था कि तुम लोगों ने मुझे भरी महफिल में जलील किया, इसीलिए तुम तीनों को सबक सिखाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब वो सोर्ड बड़ी तेजी के साथ इन तीनों की तरफ आगे बढ़ रही थी, मगर इन पर अटैक हो पाई इससे पहले एक बंदे ने सीधे आकर उस सोर्ड पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। इतना ही नहीं, उस बंदे ने तो मास्टर के मुंह पर एक धमाकेदार चमाट लगा दी। वो कह रहा था कि तमीज सीखने की जरूरत तुझे है, ना कि इन बच्चों को। इस एक ही झापड़े में वो मास्टर तो सीधे नीचे पटक गया, जिसके बाद वो जैसे तैसे अपने होश संभालते हुए कहने लगा कि जिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है। इतना ही नहीं, मास्टर जिन का नाम सुनते ही सभी लोग शॉक हो गए, क्योंकि मास्टर जिन तो 4 ग्रेट याओ जनरल्स के लीडर थे। साथ ही वो कहने लगे कि मास्टर जिन तो बाइडी सिटी के याओ एम्परर को सर्व करते हैं, फिर इनका यहाँ पर आना कैसे हुआ? अगर मास्टर जिन यहाँ पर है तो फिर प्रिंसेस भी उनके साथ होगी। और उतने में लियोहिंग चांगशेंग के सामने हेजिटेट होते हुए कहने लगी कि मास्टर, मैं अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहती थी, मगर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, यहाँ से आगे का सारा मसला मैं हैंडल करूंगी। और फिर लियोहिंग अपनी असली फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए सबको बताने लगी कि मेरा नाम है बाय लियोहिंग, मेरी मदर वेस्ट कॉन्टिनेंट की ग्रैंड प्रिंसेस है, और मेरे फादर उनका नाम है बाय जिंगी, जो कि एक जाने माने पावरफुल एम्परर है। अब ये सुनते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक बंदा घुटनों पर आ गया और समझ गए थे कि लियोहिंग कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक प्रिंसेस है। वेल, इन कल्टिवेटर्स का छोड़ो, जनरल शीजी भी उसके सामने घुटनों पर आ चुका था। और गाइस, वाकई लियोहिंग का ये प्रिंसेस वाला फॉर्म काफी ज्यादा अमेजिंग था। उसके डिवाइन पोस्चर की जितनी तारीफें की जाए वो कम है। सबने लियोहिंग के सामने अपना सिर झुकाया और लियोहिंग सिर झुकाती है चांगशेंग के सामने। वो सबको बता रही थी कि सीनियर चांगशेंग मेरे मास्टर हैं और मैं उनकी शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर चांगशेंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसे वो पल याद आ रही थी जब लियोहिंग उसकी डिसाइपल बनी, जिसके बाद वो सबको बताती है कि हमारे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट ने डीमन रेस का मुकाबला किया था, जिसमें एक शानदार जीत हासिल की। उस वक्त हमारे याओ क्लैन ने ही ह्यूमन रेस का साथ देते हुए डीमंस का मुकाबला किया था। वो जंग इतनी ज्यादा ब्रूटल थी कि उसमें हमारे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के टोटल 1.8 मिलियन वॉरियर्स मारे गए। और उसी दिन हमारे याओ एम्पायर और ह्यूमन रेस में एक इटर्नल अलायंस फॉर्म हुई। इस अलायंस का एक ही एजेंडा था कि हम सब लोग मिलकर शांति से इस दुनिया पर राज करेंगे, कभी किसी को बुली नहीं किया जाएगा। आप लोग एक ग्रेट कॉज का बहाना बनाकर मेरे मास्टर को परेशान कर रहे थे, मगर मैं हूँ असली ग्रेट कॉज, तो अब कोई भी मेरे मास्टर के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। आप लोगों ने कहा कि क्यूशान के सामने मेरे मास्टर की कोई औकात नहीं, और इसी वजह से जू युरोंग ने क्यूशान के साथ शादी करनी चाहिए। मगर मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि जितने भी लोग मेरे मास्टर के खिलाफ गए, वो नॉलेज के मामले में कभी भी उन्हें बीट नहीं कर सकते। भले ही मेरे मास्टर को ज्यादा बोलना पसंद नहीं, मगर उनके चुप रहने को उनकी कमजोरी मत समझो। उन्हें जू युरोंग के साथ शादी करने का पूरा अधिकार है। तो तुम्हारी उस घटिया अलायंस की ऐसी की तैसी, मेरे मास्टर तो जू युरोंग के साथ ही शादी करेंगे। सो गाइस, भले ही चांगशेंग किस्मत का धनी नहीं था, उसकी किस्मत में लिखा है कि वो बहुत ही जल्दी मारा जाएगा। तो तकदीर धोखेबाज निकली तो क्या हुआ, चांगशेंग के पास वफादार दोस्त थे। और अब यहाँ पर सारा खेल करने के बाद चांगशेंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ से रवाना हो गया। उतने में टांग 36 का सीनियर उससे पूछने लगा कि तू इन लोगों के साथ कहाँ जा रहा, जल्दी से वापिस आकर हमारी सीनियर से माफी मांगो। जिस पर टांग 36 जवाब देते हुए कहने लगा कि माफी मांगना तो काफी ज्यादा बोरिंग है, इनफैक्ट तुम्हारी टियांदाओ एकेडमी ही बोरिंग है, और सीनियर तुम भी कुछ कम बोरिंग नहीं हो, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम्हारी टियांदाओ एकेडमी से तलाक लूंगा। और इतना कहते साथ ही टांग 36 ने टियांदाओ एकेडमी का टोकन वहीं पर फेंक दिया। जो देखो सीनियर उसे गुस्से में कहने लगा कि अगर तुमने एकेडमी छोड़ी तो फिर तुम इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। मगर टांग को तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लियोहिंग हम ऑडियंस को बताती है कि उस दिन दावत में आए सभी मेहमानों को यही लगा कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी के सभी लोग बेवकूफ हैं। अगर हम एंगेजमेंट सेरेमनी को डिस्टर्ब ना करते तो शायद इतिहास बदल जाता, मगर इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि हमने तो एक नया इतिहास बनाया। वहीं पर चांगशेंग टांग 36 से कहने लगा कि हमारी स्टेट रिलीजियस एकेडमी इंपीरियल एग्जाम दे सकती है, जिस पर टांग कह रहा था ठीक है भाई, फिर आज के बाद मैं तेरा डिसाइपल। वहीं पर लियोहिंग तो काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि अब हमारे एकेडमी के पास टोटल 4 लोग हो चुके हैं, एक शानदार मास्टर और उनके 3 बेफिक्रे डिसाइपल। वेल, उतने में वहाँ पर लीशान सोर्डसेक के बंदे पहुँच जाते हैं। वेल, यहाँ पर सीनियर डिसाइपल हानशी चांगशेंग से कहने लगा कि मैंने अभी अभी सुना कि तुम्हारी स्टेट रिलीजियस एकेडमी 20 सालों के बाद दोबारा से रीओपन हो गई। परसों हम रॉयल फैमिली की दावत को अटेंड नहीं कर पाए, वरना तो उसी दिन हमारी मुलाकात हो जाती। बहरहाल ऐसा कहा जाता था कि ये दावत 3 दिनों तक चलती रहती, और आज किस्मत से तीसरा दिन
लाइन है। तो इसी मौके पर हमारा लीशान सोर्डसेक तुम्हारे स्टेट रिलीजियस एकेडमी को चैलेंज करता है। एक बैटल के जरिए अपना नॉलेज तुम लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हो। जिस पर टांग 36 कह रहा था कि इतने अच्छे अच्छे लफ्ज बोलकर हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत करना। जो हॉल में हमने तुम्हें जलील किया था तुम तो उसी का बदला लेना चाहते। जिस पर हांशी जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ, तुम्हारी बात पूरी तरह से सच है। मैं लीशान सोर्डसेक का डिसाइपल हूँ, तो हमारे सेक्ट की डिग्निटी को मेंटेन करना मेरा फर्ज है। साथ ही मैं सीनियर क्यूशान का जूनियर हूँ, तो उनके बिहाफ में मुझे स्टैंड लेना ही पड़ेगा। जिस पर चांगशिंग कहने लगा ठीक है, तो फिर बताओ तुम किस तरह से कम्पीट करना चाहोगे। तो हांशी उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुमने अभी अभी कल्टीवेशन की शुरुआत की है, साथ ही साथ तुम्हारे पास ज्यादा पावरफुल ट्रू एसेंस भी मौजूद नहीं। सो मेरे ख्याल से हम एक नॉलेज और मार्शल की परीक्षा ले सकते हैं। दोनों साइड से एक एक डिसाइपल बैटल में पार्टिसिपेट करेगा और हम दोनों का काम है अपने अपने डिसाइपल्स को कमांड देना। हम जो मूव बताएंगे डिसाइपल्स को उसी को फॉलो करना होगा। जो सुनते साथ ही टांग 36 चांगशिंग को धीरे से बताने लगा कि मैंने सुना था इस बंदे ने भी तुम्हारी जैसी 3000 डाओ स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई की है। इसके साथ कम्पीट करना खुदकुशी साबित होगा। मगर चांगशिंग ने हांशी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं पर लियोहिंग कह रही थी मास्टर क्यों ना इस मुकाबले में परफॉर्म मैं करूं। हालांकि टांग 36 कह रहा था कि मैं तो स्टेट रिलीजियस एकेडमी का नया डिसाइपल हूँ, तो मुझे भी हमारी एकेडमी की शान बढ़ाने का मौका चाहिए। मगर टांग 36 का यहाँ पर एक अलग ही मकसद था। वो चांगशिंग को बताता है कि इन सभी लोगों ने अजूर क्लाउड लिस्ट की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग को हासिल किया है। इन सब में अगर कोई कमजोर है तो वो है जियान। मगर ये बंदी भी 11वीं रैंकिंग की कल्टिवेटर है और मैं हूँ 36वीं रैंकिंग पर, यानी कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारी जीतने के चांसेस 0 के बराबर है। तो बता मेरी भाई, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई प्लान है जिसका यूज करके हम जीत हासिल कर पाएंगे। तो चांगशिंग उसे धीरे से बताने लगा कि तुम बस मेरे ऑर्डर को फॉलो करते जाओ। जिस पर टांग उसके साथ मजाक करते हुए कहने लगा कि अरे वाह, तुम तो अभी से मेरे मास्टर बनने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। खैर, मैं तुम पर काफी ज्यादा भरोसा करता हूँ, तो मुझे तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करने में जरा भी दिक्कत नहीं। तब तक मास्टर मिलिशा, प्रिंस टियानहाई और मास्टर जिंग वहाँ पर पहुँच गए थे। मिलिशा कहने लगी बच्चों, मैं भी तुम्हारा ये मुकाबला देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस एक ही राउंड में विनर घोषित किया जाएगा, तो चलो जल्दी से इस मुकाबले की शुरुआत करो। सो इस तरह से टांग 36 अपनी स्टेट रिलीजियस एकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए बैटल में उतर गया। वेल, बैटल 2 डिसाइपल्स की ना होकर 2 फैक्शंस की थी। यहाँ पर टांग 36 ने अपनी वेंशुई सोर्ड को निकाल लिया था, जो कि उसकी टांग फैमिली का स्पेशल ट्रेजर है। और वहीं पर जियान ने आयरन रूलर सोर्ड को बाहर निकाल लिया, जो कि 1000 साल पुराना आर्टिफैक्ट थी। और अब तो इस मुकाबले को देखने के लिए कई सारे लोग पहुंच गए, जिसमें मोयुन और डिवाइन जनरल शीजी भी शामिल था। और अब यहाँ पर हमें एक इमेजिनरी चेस बोर्ड दिखाया जाता है, जिसमें हांशी और चांगशिंग आमने सामने थे। चांगशिंग के पास था व्हाइट चेस पीस और वहीं पर हांशी के पास था ब्लैक चेस पीस। और फिर चांगशिंग ने अपनी चेस पीस को बोर्ड पर रखते हुए टांग 36 को एक मूव का नाम बता दिया। इसे कहा जाता है वाटर स्ट्राइकिंग सोर्ड। तो इसी मूव का इस्तेमाल करते हुए टांग 36 अपने अपोनेंट पर हमला करेगा। तो इस मूव को काउंटर करने के लिए हांशी ने भी सॉन्ग माउंटेन टेक्निक का इस्तेमाल किया। तो जिया ने भी फटाफट से जाकर टांग 36 को पीछे पुश कर दिया। तब तक हांशी ने माउंटेन स्पिरिट स्प्लिट द रॉक टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए बता दिया, जिसका पोस्चर तो वाकई गजब का था। तो इसे काउंटर करने के लिए चांगशिंग ने अपसाइड डाउन गोल्डन वास टेक्निक का यूज किया, जिसकी मदद से टांग 36 बड़ी आसानी के साथ उस स्लैश को डॉज कर देता है। सो इस तरह से हांशी और चांगशिंग ने कई सारी मूव्स का इस्तेमाल करते हुए इस मुकाबले को जारी रखा, जिसमें हांशी की डोंगलिन 7 स्टार सोर्ड टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी। वेल, इस मूव के जरिए वहाँ पर सोर्ड एनर्जी का एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। चांगशिंग तो खुद होकर इस मूव की तारीफें करने लगा, क्योंकि ये वाकई काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो हांशी को बताने लगा कि ऐसा जबरदस्त सोर्ड प्ले तो मैंने आज तक नहीं देखा था। तो हांशी उसे बताता है कि ये टेक्निक डोंगलिन प्रीफेक्चर के किंग जियांग सेक्ट से बिलोंग करती है। भले ये फैक्शन काफी ज्यादा छोटा है, मगर उनकी टेक्निक उतनी ही ज्यादा जबरदस्त। तो अब इसे काउंटर करने के लिए चांगशिंग ने टांग 36 को हिंगजियांग सोर्ड का तीसरा फॉर्म यूज करने के लिए बता दिया, जिसके चलते जिया को भी मजबूर होकर पीछे हटना पड़ गया। जो देखते साथ ही हांशी भी इम्प्रेस होते हुए कहता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस मूव को इतनी आसानी से काउंटर किया जा सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने इन दोनों टेक्निक के ट्रू एसेंस को कनेक्ट कैसे किया। जिस पर चांगशिंग बताता है कि मैं तो बचपन से ही काफी ज्यादा कमजोर था, तो मेरे मास्टर ने मुझसे मेडिसिन की पढ़ाई करवाई और उसी वजह से मैं मेरिडियंस के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। जो सुनकर
सुनकर हांशी इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम सोर्ड आर्ट और मेरिडियन आर्ट को एक साथ जोड़ना जानते हो। ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन तो बहुत ही कम लोगों के पास होता। सब यहाँ पर टांग 36 और जियान का मुकाबला ही सभी लोग काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे। इतना ही नहीं, तियांदा एकेडमी के मास्टर भी चांगशेंग की तारीफें करने लगे। वो कह रहे थे कि चांगशेंग के पास तो बिना कल्टीवेशन के ही सोर्ड का नॉलेज है और वहीं पर हांशी भी कुछ कम नहीं, वो बंदा भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इधर टांग 36 ने हिंगशंग सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया, जबकि उसे तो खुद पता नहीं था कि ये टेक्निक है क्या, मगर उसने तो बस चांगशेंग की हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया था। मगर जियान वहाँ पर एक फॉर्मेशन शील्ड बनाते हुए टांग 36 को पीछे की तरफ पुश कर देती है, जो देखते साथ ही चांगशेंग ने टांग 36 को सनडाउन टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए बता दिया, जिसके चलते टांग 36 जियान पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। अब हांशी इस पर कोई रेजोल्यूशन ढूंढ पाता इससे पहले चांगशेंग ने ऑटम मेपल स्ट्राइक का इस्तेमाल कर दिया। वेल, इस टेक्निक के जरिए टांग 36 ने वहाँ पर न जाने कितने ही सारे मेपल लीव्स को क्रिएट कर लिया, जो कि तलवारों से भी ज्यादा शार्प थे। दरअसल ये मूव टांग 36 की फैमिली की विरासत है। तो अब इसे ब्रेक करने के लिए हांशी जियान को एक और टेक्निक का नाम बता देता है, जिसे माउंटेन राइजिंग कहा जाता था। तो टांग 36 ने बड़ी ही तेजी के साथ उन माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। वेल, यहाँ पर जियान को लग रहा था कि टांग 36 पर अटैक करने का यही सबसे बेस्ट मौका है, तो उसने तुरंत ही हवा में छलांग लगा दी। वेल, यहाँ पर वो बंदी अपनी सीनियर हांशी की बात नहीं सुनती, जो देख चांगशेंग ने टांग 36 को हुक द सोर्ड इन द ग्रेट फॉरेस्ट टेक्निक का यूज करने के लिए बता दिया, और उतने में टांग 36 मौका मिलते साथ ही जियान पर उससे अटैक कर देता है। वेल, यहाँ पर टांग 36 ने सीधे उसके कोनी पर अपने सोर्ड का हैंडल दे मारा, जिसके चलते जियान की आयरन सोर्ड उसके हाथ से फिसल कर सीधे जमीन में जाकर धस जाती है। वेल, इस नजारे को देखकर सभी लोग हैरान थे। वहीं पर हांशी चांगशेंग से कहता है कि मैं हार गया। वहीं पर टांग 36 ने देखा कि ये बंदी तो काफी ज्यादा रोने लगी है। वो कह रहा था कि तुम्हें रोने के लिए क्या हो गया, मैंने तो बस तुम पर हल्का सा अटैक किया था, और ये हमला मैंने नहीं बल्कि हमारी स्टेट रिलीजियस एकेडमी ने किया, इसलिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। उतने में ही मास्टर मिलिशा ने बड़ी खुशी के साथ स्टेट रिलीजियस एकेडमी को इस राउंड का विनर घोषित कर दिया। तो अब जियान तुरंत ही जाकर हांशी से माफी मांगने लगी। वो कह रही थी कि मैंने अपने हिसाब से मूव्स का इस्तेमाल किया और इसी वजह से हमारी हार हो गई। तो हांशी उससे कहता है कोई बात नहीं, इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में हम जरूर से जीत हासिल करेंगे। मगर फीबाई तो अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी सोर्ड को रेस करते हुए कहने लगा कि एक शतरंज का दाव हार और जीत को तय नहीं कर सकता। अगर तुम में जरा भी दम है तो तीनों यहाँ आकर हमारा मुकाबला करो। जिस पर लियो हेंग उसे ताना मारते हुए कहने लगी कि शायद लीशान सोर्ड से के लोग अपनी हार को हजम नहीं कर सकते। तो फीबाई उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं चौथी रैंकिंग वाला कल्टीवेटर हूँ, भला इतने आसानी से हार हजम कैसे करूँगा। और उसके यही तेवर देखते साथ ही लियो हेंग ने भी अपना पावरफुल पोस्चर रिलीज कर दिया। उसके पावर देखते साथ ही सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि लियो हेंग अपर रेल्म के साइलेंट रिफ्लेक्शन लेवल पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, लियो हेंग ने तो हवा में छलांग लगाते हुए जोंगशान स्टॉर्म सोर्ड को एक्टिवेट कर दिया, जिसे फीबाई भी उतनी ही तेजी के साथ अपनी सोर्ड की मदद से काउंटर करने लगा। मगर उतने में ही हांशी इन दोनों की टेक्निक को सप्रेस कर देता है, क्योंकि ये बंदा नहीं चाहता कि यहाँ पर और ज्यादा बैटल हो। इनफैक्ट वो चांगशेंग की तारीफें करते हुए कहने लगा कि तुमने बड़े ही कम वक्त में लियो हेंग की कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर दिया, वाकई तुम एक मास्टर के टाइटल को डिजर्व करते हो। तो टांग 36 भी उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा कि आप भी कुछ कम नहीं, आपने 3000 स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई की है। जो सुनकर हांशी कह रहा था कि अब इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम में ही हमारा मुकाबला होगा, देखते हैं फिर उस वक्त विनर कौन बनेगा, आपकी स्टेट रिलीजियस एकेडमी या फिर हमारा लीशान सोर्ड सेट। और इतना कहते साथ ही वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो गए। चांगशेंग इतना तो समझ गया कि हांशी एक ट्रू जेंटलमैन है, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके दूसरों को बुली नहीं करता। और उतने में टांग 36 उससे कहने लगा कि मेरे भाई आज हमने एक शानदार जीत हासिल की, तो क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। तो चांगशेंग भी पार्टी करने के लिए राजी हो गया। और उतने में चांगशेंग का एक और डिसाइपल वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ आते साथ ही गुस्से में पूछने लगा कि बताओ मेरी स्टेट रिलीजियस एकेडमी को बुली करने की जरूरत किसने दिखाई। मगर उसने देखा कि दुश्मन तो ऑलरेडी वहाँ से जा चुके हैं, और उसकी इसी हरकत को देखकर ये सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वेले है शियान युआन पो, और इसने 3 दिनों पहले स्टेट रिलीजियस एकेडमी
एकेडमी को ज्वाइन किया था और अब चांगशिंग अपने डिसाइपल्स के साथ सीधे सेक्ट की तरफ रवाना हो गया। लियो हेंग हमें बताती है कि टांग 36 के हिसाब से हम जवान लोग किसी चीज की फिक्र नहीं करते। हम तो ना स्प्रिंग के मौसम में खुश होते और ना ही हमें पतझड़ का कोई गम है। चाहे फिर विंटर हो या समर हो, उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं। वो तो बस उन्हीं चीजों को एंजॉय करते हैं जिसमें उन्हें मजा आता हो और उन चीजों से वो परेशान हो जाते जिनसे वो नफरत करते। हमें नफरत है अत्याचार से, हमें नफरत है झूठ से, हमें गम होता है तो सिर्फ उन हीरोज का जो इस दुनिया को बचाने में सैक्रिफाइस हो गए। और इसी पर से इस चैप्टर का नाम है दे डोंट केयर। वेल, आज इस सिटी में त्योहार मनाया जा रहा था तो ये सभी लोग मास्टर चांगशिंग से कहने लगे कि प्लीज कोई विश मांगिए। तभी शियान युआनपो कहता है कि मैं जानता हूँ मास्टर चांगशिंग कौन सी विश मांगने वाले हैं। वो चाहते हैं इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में टॉप की पोजीशन हासिल करना। तभी चांगशिंग बता रहा था कि अब मैंने अपनी विश को थोड़ा सा बदल लिया। मैं विश मांगता हूँ कि इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम में हम सभी लोग टॉप की पोजीशन को हासिल करेंगे। जो सुनते साथ ही उसके तीनों दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए। अगर इन्होंने टॉप रैंकिंग हासिल की तो ये चारों भी मास्टर्स बन जाएंगे। अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें टियान हाई फैमिली का डंजन दिखाया गया, जहाँ पर यूआर काफी ज्यादा गुस्से में था। वो चांगशिंग से कहता है कि बस तेरी वजह से मैं अपाहिज बना, मैं तुझे खत्म करना चाहता हूँ। और इतना कहते साथ ही वो अपनी व्हीलचेयर लेकर एक बंदी के पास पहुँच गया जो कि वहाँ पर कैद थी। उससे कहने लगा कि कत्लेआम की शुरुआत तुमसे होगी। मगर उतने में ही यूआर का बड़ा भाई वहाँ पर पहुँच जाता है। यूआर तो उसे देखते साथ ही डर के मारे पीछे हटने लगा। उससे कहता है कि तुम तो नॉर्थ की बॉर्डर पर थे तो फिर तुम अचानक से वापस कैसे आ गए। तभी उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि यूआर, मैंने तुम्हें बचपन से ही समझाया था कि कभी भी टियान हाई फैमिली पर कीचड़ उछलना नहीं चाहिए। और फिर वो वहाँ से वापस जाते हुए कहने लगा कि उस मामूली सी लियो हेंग ने तुम्हें घायल कर दिया। एक लड़की के हाथों पिटने में कोई मर्दानगी नहीं। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए यूआर को सीधे दीवार में चुनवा दिया। वो बंदा कह रहा था कि अब तो तब तक यहाँ से बाहर नहीं जाएगा जब तक तो पूरी तरह से सड़ न जाए। वेल, यहाँ पर इस बंदे ने अपनी आर्मी को भी बुला लिया था। वो सभी लोग उसे जनरल कहते हुए ग्रीट करने लगते हैं। और फिर उस बंदे ने अपने घोड़े पर सवार होते हुए हुक्म दिया कि चलो अब एक साथ मिलकर स्टेट रिलीजियस एकेडमी को मिटा देंगे। चेन चांगशिंग, तू जिंदा नहीं बचने वाला। और इसी कूल डायलॉग के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।